पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ यूएस का एक और बहुत बड़ा इकदाम सामने आया है। यूएस की जानिब से कुछ अजीबोगरीब किस्म के बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। क्या इजराइल और अमेरिका का नेक्स्ट शिकार पाकिस्तान हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूएस ने जो कुछ फ्रेश सैंक्शंस आयद किए हैं पाकिस्तान की एंटिटीज़ पर, वो क्या हैं और उनकी क्या नौयत है, यूएस के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को किस तरह आगे नेविगेट करेगा। खित्ते में सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस होती चली जा रही है। क्यों इस स्टेज पर अमेरिका बादर हम पर पाबंदियां लगाता चला जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के पीछे पड़ी हुई है और पिछले 3 सालों में ये 5वीं पाबंदी है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से। इससे पहले हमने देखा था, हमने कवर भी किया था, बेलारूस की कुछ कंपनीज को इन्होंने सैंक्शन किया, कुछ चाइनीज कंपनीज और एंटिटीज को इन्होंने बैन किया और उसके साथ ही कुछ पाकिस्तानी कंपनियां भी थी। अप्रैल में भी ये कार्रवाई की गई और सितंबर में भी, और अब लेटेस्ट पाबंदियां सामने आई हैं पाकिस्तान की एंटिटीज के खिलाफ। और इस दफा जो यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो सिर्फ पाकिस्तानी एंटिटीज के हवाले से है, और इसमें जो नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो पाकिस्तान में मिसाइल डेवलपमेंट के हवाले से एक की इंस्टीट्यूशन समझा जाता है, पिछले 40 सालों में जितना इस इदारे ने काम किया है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, उतना शायद किसी ने नहीं किया रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से। पाकिस्तान के टॉप मिसाइल्स की प्रोडक्शन में इस इदारे ने हिस्सा लिया हुआ है, बाबर हो, चाहे नसर हो, चाहे शाहीन हो। तो इस इदारे पर यूएस ने सैंक्शंस आयद कर दिए। अमेरिका के मुताबिक ये सब एंटिटीज पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी और जरूरी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही थी, ये जानते हुए भी कि वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इन सप्लाईज को जारी रखा, इसलिए अब हम इन पर पाबंदी आयद करते हैं। वो कहते हैं कि जो स्पेशल व्हीकल चेसिस होती है जो यूज़ की जा सकती है बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च सपोर्ट इक्विपमेंट के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए इदारा काम करता है। इसके अलावा भी ये जो टेक्नोलॉजी है और इसकी मेकिंग है, उसमें ज़रूरी इक्विपमेंट ये प्रोवाइड करता है। और उसके साथ 3 और कंपनीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान की कंपनीज़ ही हैं। ये स्टेट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने पूरी इसकी स्टेटमेंट जारी की है कि पाकिस्तान में इन 4 एंटिटीज़ पर हमने पाबंदी आयद कर दी है, यानी टोटल ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इनके यूएस में अगर कोई एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा और कोई भी यूएस कंपनी इनके साथ काम नहीं कर सकती। पाकिस्तान का इस हवाले से रिस्पांस आया है और पाकिस्तान ने इन सैंक्शंस को डिस्क्रिमिनेटरी करार दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि आप खित्ते में जो पावर का बैलेंस है, जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है रीजन में, उसको ख़राब कर देंगी ऐसी पाबंदियाँ, ये वन साइडेड पाबंदियाँ। पाकिस्तान ने भारत की तरफ भी इशारा किया है कि भारत को तो फ्री हैंड दिया हुआ है, वो अपने ICBMs बनाता चला जा रहा है और उनकी रेंज पाकिस्तानी मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसको फ्री हैंड दिया हुआ है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था भारत का अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक हो चुकी है। तो भारत अपने ICBMs की तादाद में इजाफा कर रहा है, उनकी रेंज, उनकी टेक्नोलॉजी में इजाफा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल की जो ऑफिशियल मैक्सिमम रेंज है वो तकरीबन 2800 किलोमीटर तक है, यानी काफी कम है, तकरीबन आधी है भारत से। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान का जो शाहीन 3 मिसाइल है, जो मीडियम रेंज मिसाइल है, वो 2750 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है और पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है जो कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों ले जाने की सलाहियत रखता है। भारत जिस तरह से अपने ICBMs को डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान में कुछ हलकों के मुताबिक हमारी भी मजबूरी है कि ICBMs को हम डेवलप करें। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। और यहाँ बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि असल मकसद क्या है इन सैंक्शंस का। ये सितंबर में जब फ्रेश सैंक्शंस अनाउंस हुई थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि यूएस में एक लॉबी है जो पाकिस्तान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ है। और वो क्यों? उनको ये डर लगा रहता है कि पाकिस्तान में कभी कोई खर दिमाग लीडर या जर्नैल आ गया तो वो कहेगा चलो जी
बटन दबाओ और इजराइल को तबाह कर दो। वो जेन्युइनली ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की डिस्ट्रैक्शन कर सकता है। बाइडन ने भी ऐसी स्टेटमेंट एक दफ़ा दी थी कि पाकिस्तान एक इनकोहेरेंट स्टेट में है, उनका कोई पता नहीं है। तो यूएस वाले हमेशा ये समझते रहते हैं और यूएस वालों के ज़हन में ये सोच ज़्यादा तब आती है जब हमारे उनके साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तो आजकल ताल्लुकात बहुत ही निचली सतह पर चले गए हैं मेरे हिसाब से। वैसे तो यूएस बड़ा कहता है कि हम इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान की मदद करेंगे, उनके जो एम्बेसडर हैं वो अच्छे कलमात भी कहते हैं, लेकिन जहां बात आती है पाकिस्तान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की, वहां पर पाकिस्तान को तुन के रख दिया जाता है। और असल जो उनका कंसर्न है वो उनके डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन फाइनर के मुंह से निकल भी आया है और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि कहीं पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज साउथ एशिया से आगे ना निकल जाए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी क्यों बनाई थी? सिंपली भारत के अगेंस्ट, क्योंकि भारत हमसे एक बहुत बड़ा कंट्री था, 6 गुना बड़ा कंट्री था और उसने बहुत पहले न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी। पाकिस्तान ने तो 98 में जाके ये न्यूक्लियर तजर्बात किए थे, भारत ने तो 70s में ही कर लिए थे। तो पाकिस्तान ने कहा था कि हमने ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपने दिफा में बनाई है, हमने भारत को जवाब देने के लिए ये टेक्नोलॉजी एक्वायर की है। और भारत वहाँ पर धड़ाधड़ मिसाइल बना रहा था और यहाँ पाकिस्तान की भी मजबूरी थी, एज अ डेटरेंस पाकिस्तान ने इस तरह के हथियार हासिल किए। और पाकिस्तान डिफरेंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस को कन्विंस करने में कामयाब हो गया था कि हमारे जो मिसाइल हैं, हमारा जो असलहा है वो भारत के लिए, हमारी रेंज भारत तक है। लेकिन अब ये जॉन फाइनर साहब की तरफ से ये जो कंसर्न सामने आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना कि खबरदार अगर तुम्हारे मिसाइल्स की रेंज 3000 किलोमीटर तक हुई, क्योंकि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा पाकिस्तान और इजराइल का डिस्टेंस है। 3000 किलोमीटर्स को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम इजराइल को निशाना बना सकते हैं। और आपको पता है इजराइल और अमेरिका के जो कंसर्न है, इजराइल किस तरह तेज़ी से अपने थ्रेट्स कम कर रहा है, अपने दुश्मनों की तादाद में कमी कर रहा है, चाहे दोस्ती करके चाहे दुश्मनी करके। जो स्ट्रॉन्ग अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब, यूएई वगैरह, उनसे तो वो डिप्लोमेटिक डील्स कर रहा है अब्राहम अकॉर्ड्स के ज़रिए, और जो उनकी बात नहीं मानते उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, जैसे गज़ा, फ़लस्तीन, लेबनान और अब सीरिया। और आने वाले वक्तों में उनका टारगेट ईरान और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा। और जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कितने ज़्यादा वो खौफजदा होते हैं। उन्होंने अपने मुंह से कई बार इस खदशे का इजहार किया हुआ है कि जो रेडिकल मुस्लिम्स हैं कहीं उनके हाथ में ये हथियार ना लग जाएं। तो वो ये समझते हैं कि ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये जो हमारे आसपास हैं, इनको डी न्यूक्लियराइज करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान इनकी बात नहीं मानेगा तो पाकिस्तान अगला निशाना हो सकता है। और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। आप देखें भारत के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से उन्हें मसला क्यों नहीं है? क्योंकि भारत उनके साथ यस है। अमेरिका तो भारत को फ्यूचर वॉर्स के लिए चाइना के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, हर तरह का उनको इक्विपमेंट दे रहा है, हर तरह की टेक्नोलॉजी दे रहा है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दे रहा है। उसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हमने डिटेल में बताया हुआ है क्या मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, क्या डिफेंस एग्रीमेंट्स, क्या टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, क्या उनकी जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं जैसे क्वाड वगैरह, हर जगह पर इंडिया को शामिल किया हुआ है। जबकि पाकिस्तान को हमेशा कहते हैं कि अपने प्रोग्राम पर हाथ हौला रखो। तो इसमें डेफिनेटली अमेरिका के साथ साथ इजराइल का भी एक किरदार है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर गहरी नज़र रखे हुए हैं ताकि उसको लिमिट किया जाए। और स्पेशली अगर पाकिस्तान से अनबन होती है तो इस तरह की सैंक्शंस में आपको तेज़ी ज़्यादा नज़र आ जाती है। जब पाकिस्तान यस मैन होता है तो तब ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं लगती, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान सर उठाने लगता है तो पाबंदियों का सफ़र शुरू हो जाता है। तो आजकल एक और नई खबर मार्केट में गर्दिश कर रही है और वो ये कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक डील करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपको गवादर में मिलिट्री प्रेजेंस प्रोवाइड कर देंगे, इसके बदले आप हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करने में मदद देंगे। न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी न्यूक्लियर वॉर इवेंट में आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो। और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ज़्यादातर अंडर द ओशन, समंदरों के अंदर आपकी जो सबमरीन्स हैं वहाँ पर न्यूक्लियर सिस्टम्स को फिट किया जाता है और सबमरीन्स के अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इंस्टॉल होती है। यानी किसी भी न्यूक्लियर इवेंट के नतीजे में अगर आपकी जो ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं वो फंक्शनल नहीं रहती तो आपके पास स्टिल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है समंदरों के ज़रिए।
और अभी जो खबरें आ रही हैं स्पेशली भारतीय मीडिया की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने अभी ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है। अभी इस पर बातचीत चल रही है। डेफिनेटली ये तो चलती रहेगी, ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला। जहाँ भारत अमेरिका की तरफ जा रहा है, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है, वहीं हम भी चाइना के लॉन्ग टर्म पार्टनर बन रहे हैं हर मैदान में, चाहे वो डिफेंस या मिलिट्री रिलेटेड डील्स हों या फिर इकोनॉमिक डील्स। चाइना हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिसमें कोई शक नहीं है। चाइना ने अगर पाकिस्तान को न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के हवाले से कोई इनकार किया भी है तो उसकी एक वजह यह भी है कि चाइना ने साइन किए हुए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर, जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे और स्पेशली उन ममालिक से आप किसी किस्म का कोई न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं करेंगे जिन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए हुए। और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किए हुए, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि हम इसके जितने भी असूल हैं और जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर अमल दरामद करते हैं, लेकिन साइन नहीं किया हुआ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान कहता है कि हमारी मजबूरी है भारत के खिलाफ। तो आते हैं जॉन फाइनर की तरफ, यूएस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जानिब। उन्होंने मजीद क्या कहा है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारे लिए एक इमर्जिंग थ्रेट बन चुका है और फ्यूचर में पाकिस्तान इन मिसाइल्स को हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। वेल बियॉन्ड साउथ एशिया, तो साउथ एशिया के आगे तो इजराइल ही बनता है, अमेरिका तो दूर दूर तक नहीं है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें बेहतरी आती जा रही है, वो सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है और इसके ज़रिए पाकिस्तान आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंटली लार्जर रॉकेट मोटर्स को भी टेस्ट कर सकता है। लार्जर रॉकेट मोटर्स का यही मतलब है कि आपके मिसाइल्स की रेंज बढ़ेगी फ्यूचर में, तो इससे उनको डर लग रहा है। इफ दोज ट्रेंड्स कंटिन्यू, पाकिस्तान विल हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक टारगेट्स वेल बियॉन्ड साउथ एशिया इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। आगे वो कहते हैं कि बहुत कम ममालिक हैं जिनके मिसाइल्स यूएस तक पहुंच सकते हैं और उनमें उन्होंने नाम लिए रूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना, जो इनके ऑलरेडी दुश्मन तस्वुर किए जाते हैं। रूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पहले ये पड़े हुए हैं और 5वें नंबर पर अब पाकिस्तान है, जिसके हवाले से इस तरह के कंसर्न सामने आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कंसर्निंग फैक्टर है कि अमेरिका जैसा मुल्क और उसका टॉप ऑफिशियल इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। वो कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान का ये पूरा प्रोग्राम अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त जो प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान पर अमेरिका की जानिब से, वो सिर्फ अमेरिका की जानिब से नहीं है, वो एक जॉइंट प्रेशर है अमेरिका और इजराइल का। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इजराइल अपने थ्रेट्स को बिल्कुल ख़त्म या मिनिमाइज करना चाहता है इस पूरे रीजन में, तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के मिसाइल्स की रेंज में आते हों। इजरायलीज़ वैसे ही बड़ा डरते हैं मिसाइल से। एक तरफ हुसीज़ भी इन पर मिसाइल दागते हैं, अक्सर कभी ईरान दाग देता है, हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल फायर किए जाते हैं, तो इनको बड़ा डर है, इनको वैसे ही बड़ा डर रहता है। और पाकिस्तान तो बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री, पहले ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इनको बड़ा चुभता है। अभी ईरान के पीछे पड़े हुए हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर होगा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कारी ज़रब लगाई जाएगी और उस हवाले से एफर्ट्स शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान को इसमें होश के नाखून लेने होंगे और अपनी जो हरकतें हैं दुरुस्त करनी होंगी और पाकिस्तान को अपने स्टैंस पर कायम रहना होगा। मैंने देखा है ये जितने भी दूसरे मुल्कों के लोग होते हैं, जैसे टर्की हो गया, मलेशिया हो गया, ये इनका अगर कोई इख्तलाफ आता है यूएस से, वो क्लियरली मुंह पर बात करते हैं। हम समझते हैं कि जी यूएस के साथ भी कोई डिप्लोमेसी के साथ चलेंगे, जैसे ये कोई गांव का चौधरी है, हर वक्त मफाहमत की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता। आप देखें टर्की किस तरह वहाँ पर अपने मफाद की बात कर रहा है यूएस से सीरिया के अंदर कि नहीं, मैंने कुर्दिश ग्रुप्स को कुचलना है। वो सीधा साधा ओपनली मीडिया पर क्रिटिसाइज करते हैं। हमें ये अलाउ नहीं है कि जी आप यूएस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हमारे जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वो करेंगे तो जी रिजीम चेंज का खतरा होता है। तो हमें जहाँ पर अपना नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मफाद, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और साथ ही हमें एक तगड़े फॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत है, तगड़े फॉरेन ऑफिस की ज़रूरत है जो कि पॉलिसी को फॉर्मुलेट करे। ये एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है। हमेशा सिविलियंस पॉलिसीज़ बनाते हैं रिसर्च के साथ, जिसको मिलकर इम्प्लीमेंट करना होता है सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने। लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है अजीब ये असूल है कि फॉरेन मिनिस्ट्री आपकी कितनी काम कर रही है इस वक्त। तुर्की को देखें, वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर सबसे आगे होता है जब फॉरेन रिलेशंस की बात होती है। ईरान को देख लें, ये मैं अभी अपने दोस्त ममालिक की बात कर रहा हूँ, मैं अभी यूके और यूएस वगैरह की बात नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान को भी एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत है। इसी तरह के डिज़ास्टर होंगे जब आपकी फॉरेन पॉलिसी एक ही इदारा कंट्रोल करेगा।
मिलकर इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना चाहिए। ये पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक ये एलिमेंट भी है कि पाकिस्तान की अशराफिया डरती है इनसे डायरेक्टली बात करते हुए, क्योंकि इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनकी जायदादें हैं, इनके एसेट्स हैं, तो इनको तो अपना मफाद पहले नज़र आता है, इनको कौमी मफाद नहीं नज़र आता। इनके लिए पर्सनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट पर फोकियत रखते हैं। इसलिए हम दिन ब दिन पाकिस्तान का डाउनफॉल देख रहे हैं इन्हीं लोगों की वजह से। माइकल कुगलमैन जो साउथ एशिया और पाकिस्तानी अफेयर्स को बड़ा गौर से देखते हैं, वो कहते हैं कि फॉर अ सीनियर यूएस ऑफिशियल टू पब्लिकली लिंक कंसर्न्स अबाउट प्रोलिफरेशन इन पाकिस्तान टू अ फ्यूचर डायरेक्ट थ्रेट टू द यूएस होमलैंड, दिस इज अ माइटी ड्रामेटिक डेवलपमेंट। तो हमें अपने सिविलियंस को भी एम्पावर करना होगा। आप देखें वहाँ इलॉन मस्क, वो स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका है कि यूएस की गवर्नमेंट उससे हेल्प लेती है। तो पाकिस्तान में अगर सिविलियन एंटिटीज मजबूत होंगी तो वो पाकिस्तान के दिफा को भी मजबूत करेंगी। पाकिस्तान का दिफा सिर्फ आर्मी का काम नहीं है, ये मैंने चाइना से सीखा है कि चाइना कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी में आर्मी और सिविलियन का बराबर का किरदार है। उन्होंने भी, जिस तरह यूएस में इलॉन मस्क जैसे लोग हैं, वहाँ भी कई लोग हैं चाइना में जो ऊपर नज़र नहीं आते, जो कि प्राइवेट तौर पर काम कर रहे हैं, और जब उनका लेवल बढ़ जाता है एक हद से ज़्यादा तो गवर्नमेंट कहती है आप कुछ सर्विसेज हमें भी दें। तो एक म्यूचुअल विन विन कोऑपरेशन बनता है जिसमें वो कंपनी भी फ़ायदा उठाती है और वो स्टेट को भी फ़ायदा देती है। हमने पता नहीं कौन से हुब्बुल वतनी के स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। असल हुब्बुल वतनी तो ये होती है ना कि आप कुछ बड़ा बनाओ और स्टेट आपसे फ़ायदा ले, लेकिन यहाँ पर स्टेट आम बंदे को एम्पावर ही नहीं करना चाहती, वो थ्रेटन फील करती है। हालांकि वही स्टेट सारे रिसोर्सेज होते हैं उसके पास, वही उन एंटिटीज़ और उन प्राइवेट लोगों से फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे इलॉन मस्क है, या चाइना में हज़ारों की तादाद में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन हैं। हमें भी अपने कौमी मफाद में ये करना होगा, और ये सिर्फ मिलिट्री का काम नहीं है, इसमें सिविलियंस को भी अपनी स्पेस बनानी पड़ेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में, जो आपके कमर्शियल और नेशनल इंटरेस्ट दोनों में काम आए। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अब क्या फ्यूचर होगा। उसमें एक तो बात क्लियर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का उसी तरह चलता रहेगा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी उसी तरह चलता रहेगा। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान नेवी ने एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का तजर्बा किया है। तो जब तक पाकिस्तान में ये विल और डिटर्मिनेशन रहेगी, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरह सिस्टम में खामियां नज़र आ रही हैं और इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट मुल्क से ज़्यादा बाहर में है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम ख़तरे में भी पड़ सकता है। पास्ट में भी हमने ऐसे गद्दार देखे हैं जिन्होंने यूएस ऑफिशियल्स को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, और उनको सजाएं भी हुई हैं। तो खुदा न खास्ता मुझे यही डर है, अगर सिस्टम इस तरह के लोगों से भर गया जो सिर्फ गोलगप्पाड़े करते हैं और पाकिस्तान का उन्हें कोई एहसास नहीं है, वो अभी अयाशियों में लगे हुए हैं, इनकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वक्त एक फर्म स्टैंड लेने की ज़रूरत है और डिटर्मिनेशन के साथ नेशनल इंटरेस्ट में जो भी डिसीजंस हैं वो लेने चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर कोई और बड़ी पाबंदी लगते हुए देख रहे हैं, या आपके ख्याल में ये सिर्फ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कारस्तानी है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मामला चेंज हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।